कहते हैं 1 और 1 11 होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा मामला है जहां 1 और 1 11 नहीं 111 या उससे भी ऊपर होते हैं। सीन कुछ वैसा ही नजर आ रहा है। इधर जापान की पीएम निकली है भारत के लिए और उधर चाइना को टेंशन होनी शुरू हो चुकी है और चाइना ने अब भड़काना शुरू किया है। भारत और अमेरिका के बीच दरार लाने की कोशिश करना शुरू कर दिया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, क्यों जापान की पीएम का भारत आना बहुत ज्यादा खास है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जापान की पीएम भारत आने से पहले उन्होंने एक लाइन कही और ये लाइन बहुत ज्यादा खास है और ये बता रहा है कि इस वक्त भारत का रुतबा क्या है। जापान की पीएम ने कहा कि अनिश्चित दुनिया होती जा रही है और इस अनिश्चित दुनिया में हमें भारत जैसे अपने भागीदार के साथ, अपने पार्टनर के साथ मुलाकात करनी बहुत ज्यादा जरूरी है और हमें आगे की रणनीति को तय करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जापान के पीएम ने यहाँ से एक संकेत दे दिया कि आगे क्या होगा। अभी अगर जापान को देखेंगे ना तो जापान हड़का रहा है चाइना को। शुरुआती दौर में चाइना ने सोचा था कि इसे डरा कर चुप करा देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चाइना के अंदर अब खौफ इतना बैठ गया है कि चाइना जापान के हर मिलिट्री कंपनी के ऊपर नजर रख रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। चाइना लगभग 40 से ज्यादा जापानीज कंपनियों के ऊपर प्रतिबंध लगा चुका है कि इन्हें रेयर अर्थ मटेरियल नहीं देना। आखिर क्यों? क्योंकि चाइना ने वो घाव सहे हैं जापान से जो अभी भी कोई नहीं भूलता है। अभी जापान की पीएम 1 से 3 जुलाई तक भारत की अपनी 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर आ रही हैं और दूसरे विश्व युद्ध के बाद ताकाइची जापान की पहली प्रधानमंत्री हैं जो चीन को लेकर बहुत ज्यादा आक्रामक। उन्होंने ताइवान की आजादी की रक्षा की भी बात कही, जिसके बाद चीन ने उनसे युद्ध तक के लिए ललकार लिया है। पीएम ताकाइची के आने के बाद जापान और चीन के संबंध काफी खराब हो चुके हैं। टोक्यो काफी तेजी से अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा रहा है। जापान ने चीन से लगने वाले अपने तटीय इलाकों में लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों को भी तैनात कर दिया है। इसलिए ये जानना जरूरी है कि क्या जापान की सेना इतनी शक्तिशाली है कि वो चीन की मुकाबला करेगी। दूसरे विश्व युद्ध से पहले जापान ने चीन में जो क्रूरता की थी, चीन उसे भूला नहीं है। 15 जून को जापान की विपक्षी सांसद चिकागे कोगा ने एक मीटिंग के दौरान कहा था कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चे ही सेल्फ डिफेंस फोर्सेस में भर्ती होते हैं, जबकि अमीर परिवारों के बच्चे ऐसा नहीं करते हैं। रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने इस टिप्पणी पर आपत्ति जताई थी और पक्षपाती और अस्वीकार्य बताया था। हालांकि कोगा ने अपनी टिप्पणी वापस ले ली और माफी भी मांगी थी। इसके अलावा उनके ऊपर फटकार भी लगाई गई थी। जापान में सैनिकों की संख्या कम जरूर है और भर्ती भी काफी हद तक कम हुई है। अब इसके पीछे और भी कई सारे कारण हैं। कंपनियों में युवाओं के लिए विकल्प इतना है कि सेना युवा में भर्ती नहीं हो रही है। आज की नई पीढ़ी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, वर्क लाइफ बैलेंस को पसंद करती है, जब सेना का सख्त अनुशासन उन्हें पसंद नहीं आता है। पर फिर चाइना से मुकाबला करने के लिए क्यों तैयार है? चाइना से मुकाबला करने के लिए ये सिर्फ इस बल पर तैयार नहीं है कि इनके पास सैनिकों की संख्या कितनी है, बल्कि ये आक्रामक हथियारों के बल पर तैयार हो रहे हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में जापान 7वें स्थान पर है और ये चाहता है कि भारत के साथ मिलकर आगे बढ़े। जापान के लिए हिंद महासागर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और वो हिंद महासागर में भारत के साथ भागीदारी को मजबूत करना चाहता है। इंडो पैसिफिक इसलिए जापान के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जापान जानता है कि यहाँ से ही उसे मदद मिल सकती है। जापान का 80% से ज्यादा व्यापार और तेल हिंद महासागर के समुद्री रास्तों से गुजरता है। इसलिए जापान चाहता है कि भारतीय नौसेना इस पूरे इलाके में चीनी पनडुब्बियों और युद्धपोतों की निगरानी करे, सुरक्षा सुनिश्चित करे। जापान चाहता है कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ मिलकर क्वाड गठबंधन को और भी ज्यादा मजबूत किया जाए। इसके अलावे जो नई टेक्नोलॉजी है उन सब में साथ बढ़ना तो है ही। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं हमें क्या फायदा? हमें भी उतना ही फायदा है जितना फायदा जापान
को है। जापान अभी नॉर्थ ईस्ट में इन्वेस्ट कर रहा है, अंडमान निकोबार में इन्वेस्ट कर रहा है, भारत के साथ मिलकर चल रहा है। क्यों चल रहा है भारत के साथ मिलकर? तो यही वो रास्ता है जहाँ से जापान का भी व्यापार चलता है। जब चाइना के साथ कभी लड़ाई होगी, ये रास्ता बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगर चाइना के लिए ये चौक पॉइंट बन सकता है तो वहीं चाइना जापान के लिए भी इस रास्ते को चौक पॉइंट बनवा सकता है। ऐसे में भारत की पनडुब्बियां, भारत की नौसेना इस रास्ते की देखभाल करेंगी और जापान को सुरक्षा देंगी। अब भारत को क्या फायदा है? भारत जापान के साथ कई सारी चीजों में एक साथ आ रहा है। अगर युद्ध काल की नहीं भी बात करें तो भी भारत को फायदा है। पहला, भारत और जापान अब एलएनजी का स्टोरेज करना चाहते हैं, खास तौर पर भारत। और भारत एलएनजी सप्लाई के लिए जापान के साथ एग्रीमेंट करना चाहता है। दूसरा, जापान और भारत के बीच में व्यापार को और भी ज्यादा बढ़ाया जा रहा है तेजी से, खासकर रेयर अर्थ मटेरियल से लेकर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी तक। स्टील्थ फ्रिगेट जापान चाह रहा है कि भारत में बने, जो पहले कभी नहीं हुआ। जापान के पास टेक्नोलॉजी अच्छी खासी संख्या में है और टेक्निकल तौर पर जापान कैसा है ये सभी को पता है, और यही डर है जिसकी वजह से चाइना शुरुआती तौर पर ही प्रतिबंध लगाता हुआ दिख रहा है। खैर, अब इस 2-3 दिन की बैठक में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। पहली चीज तो ये कहा जा रहा है कि जापान और भारत शायद लोकल करेंसी में व्यापार करें ताकि आगे आने वाले भविष्य में समस्या ना हो। पर इस बैठक से पहले ही अगर आप देखें तो चाइना के अंदर एक हलचल सी मचनी शुरू हुई है। चाइना का ये ग्लोबल टाइम्स, ये अमेरिका की अच्छी अच्छी बातें और जापान की नजदीकियां दोनों ही बचा नहीं पा रहा है। और ऐसे में ग्लोबल टाइम्स क्या छाप रहा है? ग्लोबल टाइम्स ये छाप रहा है कि भारत ने ना अमेरिका से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा रखी है और भारत अभी तक समझा नहीं है अमेरिका भारत को धोखा देगा। भारत को अमेरिका से दूर रहना चाहिए, बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं पालनी चाहिए। अब ये आर्टिकल 1 जुलाई को छपे हैं। इस तरीके के कई आर्टिकल अगर आप देखें तो छप रहे हैं। 30 जून को भी एक आर्टिकल छपा जिसमें भारत को लेकर कहा जा रहा है कि G7 में बायलैटरल मीटिंग तो हुई, लेकिन ये मीटिंग सफल नहीं हुई। अमेरिका के सामने बड़ा रिजिड हो जाता है भारत, और रिजिड होने से तो फिर नीतियां काम नहीं करती हैं। अब ये जो धड़ाधड़ एक के बाद एक आर्टिकल छप रहे हैं ग्लोबल टाइम्स के बारे में, मैंने पहले भी कहा है, ग्लोबल टाइम्स एक ऐसी पत्रिका है जो वही कहती है जो वहाँ की सरकार कहलाना चाहती है। इससे पहले तक ये छाप रहे थे कि भारत ने अपने 3 नाविकों के मारे जाने पर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अब ये छाप रहे हैं कि भारत बहुत ज्यादा रिजिड हो रहा है, भारत को अमेरिका धोखा देगा। अब ये बातें क्यों आ रही हैं? ये बातें इसलिए आ रही हैं क्योंकि अमेरिका की तरफ से भी पॉजिटिव बातें की जा रही है और जापान की तरफ से भी। चाइना को अब डर लगने लगा है कि कहीं उसकी ही दवाई पिलाने की तैयारी भारत और अमेरिका कर तो नहीं रहे हैं। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।